सुरेखा जी से तो अपनी खुशी थामे नहीं थम रही थी, और हो भी क्यों ना। नई बिहाता बिटिया सिमरन और दामाद मानवेंद्र घर जो आ रहे हैं, अपनी पड़ोसन को चहकते हुए बता रही थी। बेटी घूमने निकली थी तो थोड़ा सा रूट चेंज करके बीच में 2 दिन के लिए मायके भी रुकने आ रही है। समझदार पति हो तो ऐसा जैसे मेरी बेटी को मिला है तो क्या हुआ, जो भी अभी कुछ दिन पहले ही मायके आके गई है। आखिर किस लड़की का मन नहीं होता माता पिता को देखने का। माना कि सास थोड़ा तेज है, मगर उससे क्या। मानवेंद्र ने कह दिया, तुम्हें जब मम्मी पापा से मिलने का मन हो मुझे बता दिया करना, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल कर तुम्हें उनसे मिला लाया करूँगा। ऑफिस के टूर वगैरह लगते रहते हैं, तुम्हें भी साथ ले चलूँगा, फिर वहीं से मम्मी पापा से भी 1-2 दिन के लिए मिल आना। सच कहूँ तो मुझे तो इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि समधन रानी जरा तेज है। अरे हुआ करके तेज, उनकी सारी तेजाई की ऐसी की तैसी बड़ा चिरा करे जो मेरी बेटी को एक से एक मॉडर्न ड्रेस ला के देता है। मैंने कहा तो नीडर हो कर पहना कर, कुछ बोले तो कह देना मेरे पति ला के देता है तो मैं क्यों ना पहनूं। खाने पीने में भी सिमरन को ठीक से ना पूछती थी। उसकी सास ये भी नहीं सोचती थी कि नई बहू है, संकोच करेगी कहीं भूखी ना रह जाए। सिमरन ने मानवेंद्र को बताया तो वो इतना नाश्ते का सामान लाके रख देता है, कहता है तुम खाकर ही निकला करो अरे कमरे से, फिर किसी का काहे का डर। इतना पढ़ने में होशियार है, इतनी अच्छी नौकरी फिर मेरी बेटी ने तो अपने बस में कर रखा है। लो गाड़ी का हॉर्न बजा, बेटा विवेक एयरपोर्ट से बिटिया दामाद को लेके आ गया। मैं चली बाउंड्री से लटक कर अपनी पड़ोसन से बात करना छोड़कर सुरेखा जी बेटी दामाद की आगवानी को भागी। लौटे से जल उतारते के बाद जो उन्होंने किनारे डाला तो विवेक जो मोबाइल से सबकी पिक लेता जा रहा था बोल उठा, मम्मी इतनी बिजी हो, थोड़ा स्माइल करो तो फोटो भी अच्छी आएगी। अरे धत, मैं सिर्फ फोटो के लिए क्यों दिखावे वाली स्माइल करूं। मेरा दिल तो वैसे ही खुशी के मारे वाली उछल रहा है। मेरा हीरे जैसे दामाद घर जो आया है। और सुन रहा है विवेक, ये फोटो कहीं ना डालना, वरना समधन जी को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि दोनों यहाँ रुकते हुए जा रहे हैं। मानवेंद्र ने झुककर पैर छुए तो हजारों आशीर्वाद और दुआओं का पिटारा खुल गया। दामाद के पीछे पीछे घूमते हुए उनकी आवभगत में कोई कोर कसर ना छोड़ रही थी। सुगंधा जी ढेरों पकवान व्यंजन की तो ढेर लगा दी, बस अफसोस लड़की के जाते समय कुछ साथ रख ना पाई। आखिर ससुराल वालों को पता थोड़े ही था कि यहाँ मायके में रुकते हुए गई है। हर आने जाने वाले से बस दामाद का ही गुणगान करती थी, जितना बखान कर ले मगर मन ना भरे। आखिर जो इंसान अपनी पत्नी को खुश रखे, उसकी खुशी के लिए अपनी तथाकथित तेज तरार माँ से भिड़ जाए और दुनिया की परवाह ना करके अपनी पत्नी पर कोई आँच ना आने दे, ऐसा दामाद किस सास को प्रिय नहीं होगा। क्या कहते हैं जी, विवेक की शादी की बात पक्की हो गई है। सिमरन को बुला ले, महीना भर पहले से आ जाएगी तो मुझे भी सहारा रहेगा। सुरेखा जी ने अपने पति से कहा, कैसी बात करती हो तुम भी, अभी उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, शादी के कुछ दिन पहले आ जाएगी, अभी तक कहना अच्छा लगेगा क्या। उन्हें वैसे भी पता था कि सिमरन सिर्फ घूमने में बिजी रहेगी, कोई हेल्प ना होगी। अपनी बेटी को वो भली भांति जानते थे, यहाँ भी लाड़ में कोई जिम्मेदारी ना उठाती थी। ये भी कोई बात हुई। दोनों पति पत्नी काफ़ी एक दूसरे की देखभाल करने के लिए बार बार भाई की शादी पड़ेगी, मेरी बेटी तो आएगी। सुरेखा जी ने तुनक कर कहा, विवेक अभी कहाँ जा पाएगा, उसे 100 काम है, छुट्टी कहाँ है उसके पास। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दामाद जी से बात करूँगी, वो स्वयं छोड़ जाएंगे। और सिमरन को छोड़ने मानवेंद्र जी आए। सिमरन अकेली बहन भाई की शादी की हर रस्मों में जी भर कर एंजॉय की। नए भाभी वैशाली घर आ चुकी थी। सुबह हलवाई नाश्ता बना रहा था। सुरेखा जी सबको नाश्ते के लिए पूछ पूछ कर खिला रही थी। उन्होंने सिमरन से कहा, जा भाभी, नहा धोकर तैयार हो गई हो तो बाहर बुला ला, सबके पैर छू ले, फिर तो कल से सब चले ही जाएंगे। सिमरन कमरे में आई तो ऊंचे स्वर में बोली, ये क्या भैया, भाभी का नाश्ता कहाँ से लाकर दे दिया, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। भाभी आपको तो सोचना चाहिए था, मम्मी कब से बुला रही है।
कहीं अलग से बाजार से नहीं लाया? सिमरन हलवाई के पास से ही लाकर दिया। देख तो रही हो कितनी देर हो गई है। तो क्या हुआ, शादी ब्याह का घर में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तो सब्र करना चाहिए था। तब तक सुरेखा जी भी भीतर आ गई। विवेक को लगा कि मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं, बहू खाकर फिर बाहर आना, मगर आते ही मम्मी जी की तोड़ियां चढ़ गई। अरे इतना भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था तो हमसे कहती। ये अभी से विवेक से कहना शुरू कर दिया, और आगे से सबके साथ जब नाश्ता बने तब करना। ये चुपके चुपके पति पत्नी अकेले कमरे में बैठकर खाए, ये आइंदा से मैं नहीं देखूं। मम्मी जी दनदनाते हुए कमरे से निकल गई। आंखों में आंसू भरकर वैशाली अपने पति की ओर देख रही थी। नाश्ता सामने ही रखा था, अभी तो खाना शुरू ही किया था। सिमरन जी जा चुकी थी। विवेक मम्मी के सामने कुछ बोलकर माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। सुरेखा जी ने फिर वैशाली को नाश्ता भी नहीं पूछा, जबकि पहले भी वो खा नहीं सकी थी। दोपहर का खाना बहुत देर से हुआ। तब तक वैशाली का पेट भूख से मरोड़ रहा था और आखिर उसको उल्टियाँ आने लगी। ढेरों मेहमान खाकर जा रहे थे, मगर जिस बहू के आने की खुशी में यह उत्सव था, वही भूखी बैठी थी। सुबह का तमाशा देखकर विवेक कुछ नहीं बोल रहा था। कहने सुनने में बड़ी छोटी सी बात, मगर क्या यह बात इतनी ही छोटी थी? और कहती भी किससे? पिता बचपन में स्वर्ग सिधार गए थे, माँ घर में अकेली छोटी बहन के साथ होगी, मेहमान चले गए होंगे। माँ का शाम तक फ़ोन आया। वैशाली बस फ़ोन पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने समझा, नई जगह है बेटी, खुश रहे, ज़्यादा फ़ोन करेगी तो कैसे नई दुनिया में रचेगी बसेगी। वैशाली का ऑफिस शुरू हो गया। शादी के लिए ली गई छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। सुरेखा जी कभी काम करने को तो कभी ऑफिस से लेट आने को किसी न किसी बात पर कलेश मचा करती थी, जबकि वैशाली अपने ओर से भरसक प्रयास करती थी सब कुछ अच्छा करने के लिए। एक दिन सुरेखा जी की सहेली निगम आंटी ने पूछा कि तुम्हारी बहू तो नौकरी से लेकर घर सब में कितनी होशियार है, किसी के आने जाने पर भी कितने अच्छे से आओ भगत करती है, स्नेह से व्यवहार करती है, मगर कभी तुम खुश नहीं दिखती। मैं भी जानती हूँ जितनी मुस्तैदी से नौकरी करती है वैसे ही सब कुछ संभालती भी है, मगर क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ जो अपनी बहू की तारीफ करके उसे सिर पर चढ़ा लूँगी? उसे तो लगना चाहिए कि मुझे उसका कोई काम नहीं भाता, मुझसे डर कर रहे, नकेल कसक कर रखती हूँ। मिसेस निगम तो आश्चर्यचकित रह गई। जिसे ऐसी गुणी बहू मिले उसे तो सिर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए, और सुरेखा ऐसा व्यवहार कर रही है अपनी बहू के साथ। विवेक और वैशाली भरसक कोशिश करते रहे, मगर सुरेखा जी कभी खुश ना हुई। रोज ऑफिस से लेट होने पर नया बखेरा तनाव उनका स्वागत करता। एक दिन वैशाली बहुत गाउन पहनकर सोने जा रही थी कि उसे याद आया उसने पानी नहीं रखा है। वो किचन से फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गई। इतनी रात में तो मम्मी पापा कब के सो चुके होते हैं, मगर मम्मी पापा भी किचन में लड्डू खा रही थी, शायद छुपकर। कोई बात नहीं, डायबिटीज है, कभी कभी तो मन होता है। वाली मम्मी जी को देखकर प्यार से मुस्कुराई तो उन्होंने ना जाने क्या समझा और दहाड़ने लगी। समझाई देती हूँ, आज से नाइटी पहनकर अपने कमरे से बाहर ना दिखो। आज के बाद ऐसी ड्रेस मेरे बेटे को बरगलाकर महंगाई होगी। थोड़ी स्टाइलिश थी, मगर क्या करूँ, विवेक बहुत प्यार से लाए थे। वैशाली कमरे में जाकर रोती रही। सुरेखा जी कमरे में सोने चली गई थी। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करूँ। दीपावली का त्यौहार आने वाला था। विवेक ने सुरेखा जी को बताया वैशाली की मम्मी की तबीयत खराब है, उसे वहाँ लेकर जाना है। सुरेखा जी ने कहा, त्यौहार सिर पर है, अभी कहीं नहीं जाएगी मम्मी, मगर उनका और कोई नहीं। थोड़े दिन उसकी माँ को उसकी आवश्यकता है, त्यौहार से बड़ा उनका जीवन है। मगर सुरेखा जी ने एक ना सुनी, बरबराने जारी रखी। विवेक ने कमरे में जाकर वैशाली से कहा, और थोड़ी देर बाद दोनों अटैची लेकर कमरे से निकले। सुरेखा जी सिरहानी की तरह दहाड़ कर बोली, मेरे मना करने के बाद भी जाएगी? हाँ माँ, और मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले लिया है। मम्मी जब स्वस्थ हो जाएगी तभी आएंगे। हो सकता है दीपावली बाद ही। मम्मी जी का स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है, त्यौहार बाद में। जैसे आपके दामाद को आपके सुख दुख की चिंता लगी रहती है, आपके एक बार कहने पर दौड़ा चला आता है, वैसे
मेरा भी फर्ज है। फिर उनका कोई और सहारा भी नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, छोटी बहन अभी छोटी है। विवेक की तर्कसंगत बात भी सुरेखा जी के अहम भरे सिर के ऊपर निकल गई। बड़ा अपनी सास का पक्ष ले रहा है, कह देती हूँ अगर आज बहू को लेकर बाहर निकला तो फिर वापस मत आना। मगर विवेक वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आज मजबूत इरादों के साथ घर की गहराई से बाहर कदम रख चुका था। शायद सुरेखा जी बहू और बेटे की आवश्यकता और खुशियों का वैसे ही ध्यान रखती जैसी बेटी दामाद का रखती थी, तो परिवार ना टूटता। फिर दुनिया से कहती फिरेगी बहू साथ में रहना नहीं चाहती थी। कभी उनकी बेटी सिमरन भी समझाकर पूछ सकती थी, मेरे लिए तो तुम्हारा मन दूसरा रहता था, सास बनने ही क्यों बदल गई माँ। विवेक और वैशाली जैसे बच्चे जिनके साथ उनका शेष जीवन खुशी खुशी बीतता, सुरेखा जी बहू को दबाने और अपनी सासपना दिखाने के चक्कर में घर को आज इस कगार पर ला दिया। विवेक गहरे दुख और अफसोस के साथ यह सोचते हुए घर से निकल रहा है, ये कैसी उलझन में डाल दिया है तुम्हारी दोहरी नीति ने माँ। काश तुम समझ पाती, ऐसी दोहरी नीतियों से रिश्ते टूट ही है, जुड़ते नहीं। मित्रों, दामाद के गुणों पर जी भरकर प्रशंसा करना लगता है तो बहू की अच्छाइयों क्यों नहीं दिखाई पड़ती। दामाद की प्रशंसा करने पर उसे बिगड़ जाने की चिंता नहीं होती तो बहू की तारीफ करने पर उसकी बिगड़ जाने का खतरा क्यों होता है। बिटिया अपने ससुराल में सुखी और स्वतंत्रता से रहे, मगर बहू दम घुटी वातावरण में ऐसा क्यों है। दामाद बेटी का साथ दे, उसके सुख दुख का ख्याल रखे तो उचित, यही काम बेटा करे तो अनुचित कैसे हो सकता है। क्या उपरोक्त कहानी में बहू बेटे के घर छोड़कर जाने के लिए दोहरी मानसिकता की माँ जिम्मेदार नहीं है। आशा है इन सवालों का जवाब पाठक